नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस हैशटैग शेयर एट प्लेटफॉर्म की सीरीज ऑडियो पेपर में दो चीज़ों पर बात करेंगे। आज है 12 दिसंबर 2020 शनिवार। आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम दैनिक भास्कर और जनसत्ता पेपर के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ना। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज दैनिक भास्कर के हम एक संपादकीय से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि 70 साल के प्रजातंत्र में राजनीति का गिरता स्तर। अंदर लिखा है, ताजा दो घटनाओं से समझ में आएगा कि अगर सरकारें किसी खास विचारधारा या हित में अपनी निष्पक्षता खो देती हैं तो नीचे तक उसका असर कैसे सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। चुनाव प्रजातंत्र की अपरिहार्य प्रक्रिया है। अपरिहार्य मतलब अनिवार्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार की कड़ी में भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई नेता घायल हुए। बुलेट प्रूफ कार के कारण पार्टी अध्यक्ष बच गए। आरोप है कि राज्य की पुलिस पत्थरबाजी देखती रही। यानी अब प्रजातंत्र को बहाल रखना है तो बख्तरबंद गाड़ियों में उनकी पुलिस की जगह अपनी सरकार की पुलिस लेकर चलना होगा। हकीकत यह है कि 70 वर्षों में हमारा प्रजातंत्र इतना कमजोर हो गया है कि पुलिस का व्यवहार आईपीसी या संविधान से नहीं, सरकार किसकी है इससे तय होगा। मतलब राज्य की है या केंद्र की, या फिर छापा मारने वाला दस्ता एनआईए का है या ईडी या इनकम टैक्स का। जीडीपी बढ़ी तो नेताओं की सुरक्षा पर खर्च भी, जैसे समृद्धि का अशांति से आनुपातिक रिश्ता हो। जनप्रतिनिधि किसी धर्म विशेष की लानत मलानत इसलिए भी करने लगा है कि सरकार उसे थ्रेट परसेप्शन के तहत बाहरी सुरक्षा दे ताकि उसकी दुकान चले। दूसरी ओर यूपी सरकार ने तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। पुलिस को संदेश मिल गया है। कुशीनगर जिले में एक थाने में गुमनाम कॉल आया कि अमुक जगह पर एक दूसरे धर्म का लड़का एक अन्य धर्म की लड़की को गुमराह कर शादी कर रहा है। फिर क्या था, दरोगा जी लड़के लड़की को उठा लाए, हवालात में रखा। लड़के का आरोप है कि पुलिस ने उसे बेल्ट से रात भर मारा। फिर पता चला दोनों पक्ष एक ही धर्म के हैं और कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। कुछ माह पहले इसी प्रदेश के शामली जिले में वर्दी में एक एसपी ने कांवरिये के पैर दबाए और धोए और इस फोटो को मीडिया के साथ मुख्यमंत्री के कार्यालय भी भेजा। तो यह है 70 साल के प्रजातंत्र का चेहरा। एक काफी जो है एक क्वेश्चन के साथ उन्होंने अपना जो है संपादकीय कंप्लीट किया है। हमारे प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों को भी पेश करते हुए दिखाया गया है। आगे चलते हैं हम एक इनोवेशन की ओर कि अभी फिलहाल विकास की राह में कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या काम चल रहे हैं। देखते हैं हम द इकोनॉमिस्ट जो कि एक मैगजीन है उसकी रिपोर्ट से, हाइड्रोजन से प्लेन चलाने की रिसर्च कई देशों में तेज हुई। ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में कई कंपनियों के प्रोजेक्ट चल रहे। एयरबस ने भी दिलचस्पी दिखाई। अंदर लिखा है, 1950 के दशक में अमेरिकी वायुसेना ने हाइड्रोजन से विमान उड़ाने के प्रोजेक्ट सन 10 पर काम किया था। प्रोजेक्ट लगभग सफल रहा। विमान के इंजन सफलता से चले, लेकिन हाइड्रोजन की सप्लाई और स्टोरेज बहुत खर्चीला था, इसलिए प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद हाइड्रोजन से प्लेन उड़ाने की कई प्रयोग हुए। तत्कालीन सोवियत संघ में टुपोलोव विमान में सामान्य फ्यूल के स्थान पर हाइड्रोजन आजमाई गई थी।
बोइंग ने 2000 में कोशिश की थी। जर्मनी में छोटी प्रदर्शन उड़ान हुई। इधर अब स्थिति बदल गई है। हाइड्रोजन बनाने और स्टोरेज का ढांचा तैयार करने पर गंभीरता से काम जारी है। दक्षिण ब्रिटेन के क्रेनफील्ड स्थित कंपनी जेरो एविया ने सितंबर में 6 सीटर प्लेन से एयरपोर्ट के 2 चक्कर लगाए। इंजीनियरों ने प्लेन में पिस्टन इंजन की जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर लगाई। उसे फ्यूल सेल से चलाया गया। फ्यूल सेल चलाने वाली हाइड्रोजन को टैंकों में स्टोर किया गया। कंपनी के प्रमुख वाल मिफ्ता खोव को उम्मीद है 21 दिसंबर को 400 किलोमीटर की उड़ान पूरी हो सकेगी। आगे लिखा है, जर्मनी के विमानन रिसर्च सेंटर ने 15 मिनट तक फ्यूल सेल से ग्लाइडर उड़ाया है। वह जल्द ही प्लेन की टेस्टिंग करेंगी। अमेरिका में इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाली कंपनी मैग्नी एक्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला 40 सीटर विमान बना रही है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के केमिकल इंजीनियर रॉबर्ट स्टीनबर्गर विल्किंस कहते हैं, बैटरियों से प्लेन उड़ सकता है, उसे गति मिल सकती है, लेकिन वह अधिक दूर नहीं जा सकता। बड़े विमान को उड़ान भरने और उतरने के लिए अधिक ताकत की जरूरत पड़ती है। बैटरियों और फ्यूल सेल से बड़े विमान नहीं उड़ाए जा सकते। बड़े विमान चलाने के लिए सन 10 प्रोजेक्ट की टरबाइन टेक्नोलॉजी कारगर हो सकती है। यूरोपीय कंपनी एयरबस ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सितंबर में एयरबस ने ज़ीरोई प्रोजेक्ट शुरू किया। यह हाइड्रोजन से चलने वाली 3 विमानों पर केंद्रित है। ये विमान मध्यम दूरी के लिए होंगे, लेकिन विमानों को फ्यूल सेल से चलाने की टेक्नोलॉजी की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, दुनिया जो है कहाँ कहाँ जो है अपना दिमाग लगा रही है ना। नित्य जो है एक आप देखेंगे हमेशा जो रिसर्चर्स होते हैं, या हम कहें एक जो सही जो एक विकसित देश होते हैं, विकासशील देशों होते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी पर जो है ज़्यादा जोर देते हैं। आगे आने वाले भविष्य में हमारी क्या जो है उद्देश्य होना चाहिए और कहाँ आज हम इन्वेस्ट करें तो जो कल जो है हमारा बेहतर हो सके, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बजाय फालतू चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होने के, और अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्ट करने की जगह वो कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। हम आज संपादकीय देखेंगे हम जनसत्ता का आतंक का सिलसिला। इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके आने वाले आतंकी अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। आतंकियों को हथियारों से लेकर हर तरह की मदद पहुंचाता है पाकिस्तान, वरना स्थानीय लोगों के पास हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक कहां से आएंगे? तो एक बड़ा सवाल। और यहाँ हम सवाल क्या कहें, हम सभी जानते ही हैं। कश्मीर घाटी के जिलों में आम लोगों और सुरक्षा बलों पर बढ़ते आतंकी हमले घाटी में शांति बहाली के प्रयासों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब सुरक्षा बलों और निर्दोष नागरिकों पर बड़े हमले कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज न कराते हों। बुधवार को बारामूला जिले के कस्बे में आतंकियों ने हथगोले से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। एक अन्य घटना में पुलवामा जिले के एक गांव में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में अल बदर मुजाहिदीन के 3 आतंकी मारे गए। ये घटनाएं बता रही हैं कि कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें काफी गहरी हैं और आतंकी नेटवर्क सक्रियता से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में हमलों के जरिए आतंकी संगठन स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं ताकि लोग मतदान के लिए ना निकलें और घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया को धक्का लगे। जिला परिषद चुनावों में मतदान केंद्रों के बाहर जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि लोग अब डर कर नहीं रहने वाले। इसमें कोई संदेह नहीं कि कश्मीर के गांवों में आतंकियों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है।
पिछले 3 दशकों में आतंकी संगठनों ने शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बना ली है। बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद आतंकी गांवों में जा छिपते हैं। इस वक्त कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अलावा 30 से ज्यादा छोटे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान से घुसपैठ करके आने वाले आतंकी अपने संगठनों के लिए काम कर रहे आतंकियों को हथियारों से लेकर हर तरह की मदद पहुंचाते हैं, वरना स्थानीय लोगों के पास हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक कहां से आएंगे। हालांकि अब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भी आतंकियों को हथियार पहुंचाने की घटनाएं सामने आई हैं। आतंकी हमलों का मकसद लोगों में खौफ बनाए रखना और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने रहना है। इस साल मई में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकियों ने ग्रामीणों को बंधक बना लिया था। इन ग्रामीणों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाने के दौरान सेना के एक कर्नल और एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो आतंकियों के मंसूबों को बताती हैं। अब सेना और सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल गांव में छिपे आतंकियों को खत्म करने की है। यह आसान काम नहीं है। सुरक्षा बलों को इसमें अति सावधानी इसलिए भी बरतनी पड़ती है ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति न मारा जाए। इसलिए आतंकियों को उनके छिपने के ठिकानों से बाहर निकालने के लिए बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। घाटी में पिछले 1 साल में जो सकारात्मक बदलाव आया है, उससे अब आतंकी संगठनों की नींद उड़ने लगी है और इसी हताशा में वे सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि अब घाटी के नौजवान और लोग असलियत को समझ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि घाटी से आतंक का खात्मा कर पाना आसान नहीं है। इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा। जैसे जैसे कश्मीर में विकास की प्रक्रिया और राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ेंगी, आतंकियों के हौसले भी पस्त पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है घाटी के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के मन में सरकार, प्रशासन और सुरक्षा बलों के प्रति भरोसा पैदा हो, तभी वे आतंकियों को संरक्षण देने या उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखने से छुटकारा पा सकेंगे। इसी के साथ जो है ये इनकी रिपोर्टिंग जो है समाप्त होती है ना। और शायद ये सब आर्टिकल्स आपको पढ़ के आपको एहसास हो रहा होगा कि वाई गवर्नमेंट जो है क्यों स्टेप लिया एक यूनियन टेरिटरी बनाने का। शायद इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहा है कि ताकि जो है डायरेक्ट कंट्रोल रहे यूनियन गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट है ना जो भी है किसी भी तरीके से बाहरी प्रभाव से जो है मुक्त रह सके और हमारा विकास हो सके, हमारे कश्मीरी भाई बहनों का विकास हो सके, वो भी हमारे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, उसे अपना देश का हिस्सा समझे ना। यही हम चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई में तो कुछ रखा नहीं है, सीधी सी बात है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये बस जो है एक इतिहास ही बनते हैं, आने वाला कल नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।